स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वर्नियर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स का वर्नियर कांस्टेंट निकालना। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब ये लीस्ट काउंट यानी द मिनिमम काउंट, स्मॉलेस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग, द मिनिमम रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली एंड करेक्टली, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट निकालना है। रीडिंग हम कब लेंगे? रीडिंग तो मैं कंप्लीट रीडिंग किसी इंस्ट्रूमेंट की तब ले सकते हैं जब हमें वर्नियर कांस्टेंट की नॉलेज हो, क्योंकि कंप्लीट रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? वर्नियर कांस्टेंट का ये फार्मूला किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वर्नियर कांस्टेंट को निकालना तो ये फार्मूला है। वर्नियर कांस्टेंट किसके बराबर है? 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं? 10। तो 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर। वो पूछेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो क्या जवाब दोगे? 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, फिर वर्नियर कांस्टेंट का तो यही जनरल फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में 20 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/20 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? 10 मिलीमीटर। नीचे 20 तो ये हाफ मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 मिलीमीटर या फिर 0.05 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हाफ मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के 50 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। दैट वेरीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। सपोज जो मेरे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसमें नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं? 50। तो ये आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर यानी 0.01 मिलीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। और अगर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 50 ना होके, अगर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 50 ना होके, अगर नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 50 ना होके 25 होते, फिर वर्नियर कांस्टेंट कितना आता है? मेन स्केल डिवीजन वही रहेगा, हाफ मिलीमीटर। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 50 की जगह 25 होते, 25 होते, कैलकुलेट करते 1/50 मिलीमीटर। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 100 बना लो तो ये आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। 10 से डिवाइड करो 0.002 सेंटीमीटर। इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का वर्नियर कांस्टेंट 0.001 सेंटीमीटर होगा बशर्ते नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 50 है। 0.002 सेंटीमीटर होगा बशर्ते नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 25 है। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट इस वक्त आ रहा है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर आपने देखा होगा। स्पेक्ट्रोमीटर के व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? एक होता है कोलीमीटर, एक होता है प्रिज्म टेबल, एक होता है टेलीस्कोप। व्हाट इज पर्पस ऑफ कोलीमीटर टू बी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमीटर? टू मेक द बीम पैरेलल। कोलीमीटर, व्हाट डज कोलीमीटर डू इन स्पेक्ट्रोमीटर? टू रेंडर द बीम पैरेलल। कोलीमीटर बीम को पैरेलल बनाता है। कोलीमीटर पैरेलल बीम देगा, टेलीस्कोप पैरेलल बीम रिसीव करेगा। तो लाइट सोडियम लैंप से आएगी, फिर कोलीमीटर में आएगी, फिर प्रिज्म में जाएगी, फिर टेलीस्कोप में आएगी। और टेलीस्कोप का जो रैम्सडन आईपीस होगा उसमें उसके फील्ड ऑफ व्यू में हम जो है वो स्लिट देखेंगे। इस प्रकार से आपको लाइट का रास्ता पता होना चाहिए। व्हाट इज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट? दोबारा फिर देखिए, पहले सोडियम लैंप होता है, येलो लाइट होती है सोडियम की येलो लाइट होती है। उसमें से लाइट, येलो लाइट फिर किस में आई? बोलो, कोलीमीटर में। फिर कोलीमीटर ने उसको पैरेलल बना के किस पे थ्रो किया? प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म टेबल के ऊपर हम प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म के ऊपर लाइट लगने के बाद, हिट करने के बाद वो टेलीस्कोप में गई। टेलीस्कोप के रैम्सडन आईपीस के फील्ड ऑफ व्यू में हम वो स्लिट का मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर में 20 मेन स्केल डिवीजन 10 डिग्री होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन 10/20 डिग्री यानी हाफ डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट यानी 30 मिनट। तो स्पेक्ट्रोमीटर का एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 30 मिनट। ये वर्नियर कांस्टेंट नहीं है स्पेक्ट्रोमीटर का। ये क्या लिखा हुआ है? 30 मिनट 1 MSD।
अब मैं वर्नियर कांस्टेंट निकालने जा रहा हूँ किसका, स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर में आप देखेंगे 30 वर्नियर स्केल डिवीजन, 30 vernier scale division will coincide with how many vernier scale, 30 vernier scale division will coincide with how many main scale division, 29। अगर इधर 30 है तो इधर 29, अगर इधर 50 है तो इधर 49, अगर इधर 20 है तो इधर 19, अगर इधर n है तो इधर n-1, हमेशा इधर एक कम आता है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में मैं क्या लिखता, वर्नियर कैलिपर में मैं लिखता 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन। स्टूडेंट समझ आया? वर्नियर कैलिपर में मैं क्या लिखता, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में मैं क्या लिखता, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन। स्टूडेंट कहता अगर 25 होते फिर 25 वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप coincide with 24 main scale division। अगर इधर 25 तो इधर 24, इन जनरल इधर n तो इधर n-1। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए मैं स्पेक्ट्रोमीटर की एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। 30 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 29 main scale division। I mean to say 30 vernier scale division equal to 29 main scale division। Therefore, one main scale division is 29 or 30 main scale division। How will you define vernier constant? What is definition of vernier constant of any instrument? What is general? What is set standard general definition of vernier constant? Vernier constant is defined as difference between one main scale division and one vernier scale division। और one vernier scale division को यहाँ substitute किया, simplify किया तो 1, 30 में से 29 किया कितना 1 और नीचे 30 वही MSD। 1 MSD की वैल्यू कितनी आई है, देखो स्पेक्ट्रोमीटर में 1 MSD कितना है 30 मिनट, नीचे 30 कैंसिल 1 मिनट। इसका होता है स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट 1 मिनट हुआ, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट कितना हो गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर 1 मिनट। CR का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रीडिंग। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी कंप्लीट रीडिंग 2 हिस्सों में बनी होती है, 2 पार्ट्स की बनी होती है। प्लस इससे पहले मेंस की रीडिंग होती है, प्लस के बाद वर्नियर्स की रीडिंग होती है। तो मेंस की रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग इज सम ऑफ मेंस की रीडिंग एंड वर्नियर्स की रीडिंग। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बी इट वर्नियर कैलिपर, बी इट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, बी इट स्पेक्ट्रोमीटर, कंप्लीट रीडिंग इज ऑलवेज सम ऑफ मेंस की रीडिंग एंड वर्नियर्स की रीडिंग। तो सबसे पहले मेंस की रीडिंग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और एक स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रोमीटर में जब भी हम रीडिंग लेते हैं वी टेक बोथ द वर्नियर स्केल रीडिंग। स्पेक्ट्रोमीटर में V1 V2 डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं। व्हेनेवर वी टेक द रीडिंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर वी रीड बोथ द वर्नियर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाईवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी रीड बोथ द वर्नियर इन स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाई वी टेक बोथ द रीडिंग्स ऑफ वर्नियर इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। Why? Reason being, we read both the vernier in spectrometer in order to eliminate an error, जिसको बोलते हैं eccentric error। हर प्रैक्टिकल जब करते हैं तो प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, उस प्रिकॉशन में जरूर लिखा होगा do not forget to take both the readings of vernier scale। ठीक है, जैसे हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालते, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो प्रिज्म के 3 फेसेस होती है, एक तो ग्राउंडेड बेस होता है वो तो, और स्पेक्ट्रोमीटर के लाइट आ रही है कॉलीमीटर से, वो 2 फेसेस पे गिरी, एक लाइट इधर गई एक इधर गई। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर टेलीस्कोप को इधर लेके जाएंगे तब भी हम दोनों रीडिंग लेंगे। जैसे स्लिट जब वर्टिकल क्रॉस वायर के ऊपर होती है तब रीडिंग लेते हैं, और जब भी स्लिट आधा स्लिट ऊपर होना चाहिए आधा स्लिट नीचे, स्लिट बाइसेक्ट होनी चाहिए, स्लिट का जो इमेज है वो वर्टिकल क्रॉस वायर पे होना चाहिए। नंबर 2 आधा स्लिट ऊपर आधा स्लिट नीचे, वो सेटिंग करते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है सेटिंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन मैं बताऊं, एक तो टेलीस्कोप इधर लेके आए, फिर रीडिंग दोनों रीडिंग ली, इधर वाली V1 इधर वाली V2, फिर मैं इधर लेके आया, इधर भी स्लिट हमें दिखेगी, फिर ये V1 डैश V2 डैश। फिर बता रहा हूँ तो एक बार टेलीस्कोप इधर लेके गए V1 V2, इधर लेके गए V1 डैश V2 डैश, फिर V1 में से V1 डैश घटाते हैं, V2 में से V2 डैश घटाते हैं, बड़े में से छोटा दोनों, और जितना V1 में से V1 डैश घटा के आएगा उतना ही V2 में से V2 डैश घटा के आएगा। V1 में से V1 डैश घटाएंगे तो मैं एंगल ऑफ प्रिज्म बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 120 डिग्री आता है अगर सही किया हो,
तो उधर भी फिर 120, मान लो इधर 118 डिग्री है तो उधर भी इतना ही 118 डिग्री इतने मिनट आएगा। स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग जब भी होती है तो इतने डिग्री इतने मिनट, और डिग्री और मिनट जब लिखते हैं तो बीच में डैश डालते हैं, हाइफन डालते हैं, क्लियर है। और एंगुलर प्रिज्म तो 60 डिग्री होता है, उन दोनों का मीन लेंगे वो 120 डिग्री आएगा, वो 2a की वैल्यू होती है, a स्टैंड फॉर एंगुलर प्रिज्म, तो a क्या आ जाएगा 6। अगर मान लो वो भी 120 है, दोनों का मीन 120, तो a 60 डिग्री आ जाएगा। खैर एनीवे, ये तो मैं आपको बता रहा था, ये कह रहा था कि जब भी कोई रीडिंग स्पेक्ट्रोमीटर की लेंगे तो वी आर टू टेक बोथ द वर्नियर्स के रीडिंग। अब वो वाइवे का क्वेश्चन है, ये हर टीचर पूछता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई वी टेक बोथ द वर्नियर्स के रीडिंग और स्पेक्ट्रोमीटर। पेपर पेंसिल ले लो स्टूडेंट, लिख लो व्हाई वी टेक बोथ द वर्नियर्स के रीडिंग in order to eliminate an error known as eccentric error। अब किसी बच्चे ने टीचर से पूछा eccentric error क्या होता है, ये eccentric error क्या होता है? Eccentric error is an error which arises due to non coincidence of axis of rotation of telescope with the center of prism table। ये आपको ऐसे जवाब देना जैसे मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, फ्लो में बोलोगे गुड मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड वाइवा, कल भी बोला था मैंने, ठीक है। फिर बता दो, अभी मैं तेज बोल गया। एक्सेंट्रिक एरर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों वर्नियर पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर के दोनों वर्नियर पढ़ते हैं। जब भी कोई रीडिंग ली जाएगी, बी इट टेलीस्कोप ऑन दिस साइड और दिस साइड है तब भी दोनों वर्नियर लेंगे, दिस साइड है तब भी दोनों वर्नियर, एक साइड इधर होती है एक साइड इधर होती है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो। So why we read both the vernier? बोलो, in order to eliminate an error known as eccentric error। क्या होता है eccentric error? Eccentric error is an error which arises due to non-coincidence of axis of rotation of telescope with the center of prism table। ठीक है, अब मैं रीडिंग, अब स्टूडेंट कहता है एक रीडिंग लेके तो दिखाओ कैसे लेते हैं। और सेटिंग जब होगी, स्लिट हमें वर्टिकल क्रॉस वायर पे दिखा, आधा स्लिट ऊपर आधा स्लिट नीचे। अब मुझे वो रीडिंग पढ़नी है, कैसे, हाउ टू रीड रीडिंग। प्लीज बिकम वेल रीडर ऑफ रीडिंग। रीडिंग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। रीडिंग कितने हिस्सों में होती है? मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर्स के रीडिंग। सबसे पहले मेंस के रीडिंग, वो आप जैसे ही देखेंगे सर को वर्नियर स्केल के जीरो की सीध में, वर्नियर स्केल की जीरो की सीध में जो रीडिंग होती है वो मेन स्केल होती है। सपोज वो 52.5 डिग्री यानी 52 डिग्री 30 मिनट, बीच में हाइफन है, ये माइनस नहीं है। डिग्री मिनट को जब भी लिखते हैं तो बीच में हाइफन डालते हैं। सजा के रीडिंग लिखिए, डिग्री अलग दिखनी चाहिए, मिनट अलग दिखने चाहिए। और वर्नियर्स के रीडिंग कैसे लेते हैं? वर्नियर्स के रीडिंग तो अभी बोला था, nth बेस्ट कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इनटू वर्नियर कांस्टेंट। और वो मान लो बेस्ट कोइंसाइडिंग मैंने देखा तो 25th थी, 25th इज बेस्ट कोइंसाइडिंग। साथ में क्या आएगा बोलो? वर्नियर कांस्टेंट। और वर्नियर कांस्टेंट कितना था स्पेक्ट्रोमीटर का? कितना था वर्नियर कांस्टेंट स्पेक्ट्रोमीटर का? 1 मिनट, तो 25 मिनट आ गया। जो फॉर कंप्लीट रीडिंग इज मेंस के रीडिंग 52 डिग्री 30 मिनट प्लस वर्नियर्स के रीडिंग 25 मिनट। कितने हो गए? डिग्री के डिग्री, मिनट में मिनट ऐड कर दो, कितना आ गया? 55 मिनट। ये और एग्जांपल नहीं आता। तो ये मान लो मेंस के रीडिंग, कई बार दिक्कत आती है, बच्चे ने मेंस के रीडिंग लिखी 110 डिग्री, आ गए 0 मिनट, ठीक है। और वर्नियर्स के रीडिंग मान लो कहता है वर्नियर्स की रीडिंग आउट ऑफ 30 वर्नियर्स के डिवीजन, आउट ऑफ 30 वर्नियर्स के डिवीजन कोइंसाइडिंग 0 ही कर रहे थे, तो वो मैं 0 into 1 मिनट यानी 0। तो कंप्लीट रीडिंग क्या आ जाएगी? मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर्स के रीडिंग 110 डिग्री 0 मिनट प्लस 0 यानी 110 डिग्री 0 मिनट। कई बार क्या होता है कि एक बच्चे ने ऐसे लिखा, मेंस के रीडिंग 109 डिग्री 30 मिनट और वर्नियर्स के रीडिंग, और ये ध्यान दें जब 0th वर्नियर्स के की जब 0th कोइंसाइड करेगी, वर्नियर्स के डिवीजन, टोटल वर्नियर्स के डिवीजन कितनी है? 30। ध्यान देना जरा, जब वर्नियर की 30 के डिवीजन में 0 कोइंसाइड करेगी तो यकीनन उस वक्त 30th भी कोइंसाइड करेगी। प्लीज ध्यान दें, जब वर्नियर स्केल की 0th कोइंसाइड करेगी तो 30th भी कोइंसाइड करेगी। तो 30 अगर 30th कोइंसाइड करेंगे तो पीछे वाला डिवीजन लेंगे, तो फिर मेंस के डिवीजन 109 डिग्री 30 मिनट आएगा। पीछे वाला एक डिवीजन कितना है? एक डिवीजन कितना है? 30 मिनट।
तो 110 डिग्री के जस्ट पीछे वाला डिवीजन यानी 109 डिग्री 30 मिनट और कोइंसाइडिंग फिर 30th लेंगे 30 मिनट। कंप्लीट रीडिंग इज मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, देखने का तरीका। पर ये ना गलती करना मेन स्केल 109 डिग्री 30 मिनट और कोइंसाइडिंग भी मेन स्केल 110 डिग्री और कोइंसाइडिंग इधर 30 लिख लो। अगर इधर ज़्यादा वाली हो तो इधर कोई कम आएगा और इधर अगर इधर कम है तो इधर ज़्यादा वाली कोइंसाइडिंग है। अगर ये क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, सच तो एक है, सच तो कायम दायम है, ट्रूथ का कोई प्लूरल नहीं होता, ट्रूथ इज ऑलवेज सिंगुलर। तो ये दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ये ज़्यादा तो ये कम तो ये ज़्यादा, ये ना हो कि ये भी ज़्यादा हो ये भी ज़्यादा लिखो, वो तो अब जो है गलत रीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये जो है डिमार्केशन करके दिखाया, इसमें सावधान रहना। सेकेंड वे ये है कि अगर मान लो मेंस के रीडिंग एग्जांपल है जस्ट 112.5 डिग्री यानी 112 डिग्री 30 मिनट और वर्नियर के रीडिंग कैसे निकालते हैं, पॉइंट बेस्ट कोइंसाइडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। मुझे वर्नियर कांस्टेंट जब तक नहीं पता मैं वर्नियर के रीडिंग नहीं निकाल सकता। वर्नियर कांस्टेंट इज 1 मेंस के डिवीजन ओवर नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, और एक मेंस के डिवीजन स्पेक्ट्रोमीटर का एक मेंस के डिवीजन कितना था, स्पेक्ट्रोमीटर का एक मेंस के डिवीजन कितना, हाफ डिग्री। तो ये देखो हाफ डिग्री, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन स्पेक्ट्रोमीटर में कितने होते हैं 30, ये देखो। और ये आ गया 1 में 60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये आ गया 1 मिनट। तो स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट 1 मिनट जो आ गया 1 मिनट, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट कितना था 1 मिनट। और वर्नियर के रीडिंग क्या था, कोइंसाइडिंग बेस्ट कोइंसाइडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट, कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन वो है मान लो 25th इनटू वर्नियर कांस्टेंट वो है 1 मिनट, तो 25 मिनट। तो कंप्लीट रीडिंग क्या होगी, मेंस का रीडिंग प्लस वर्नियर के रीडिंग। मेंस के रीडिंग इसमें कितना है 112 डिग्री 30 मिनट प्लस वर्नियर के रीडिंग कितनी है ये 25 मिनट, कितना आ गया 112 डिग्री 55 मिनट। तो दिस इज हाउ वी take a reading of spectrometer, or how we take reading of vernier caliper, how we take reading of traveling microscope। याद करने वाली बातें में ये है कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है बताओ, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर जब नंबर ऑफ वर्नियर 50 है, 0.002 सेंटीमीटर जब नंबर ऑफ वर्नियर्स का 25 है। स्पेक्ट्रोमीटर का वर्नियर कांस्टेंट कितना है 1 मिनट, चाहे वो इधर शॉर्टकट मेथड से लगाएं या लॉन्ग कट मेथड से लगाएं। तो थैंक यू सो मच। ये था टॉपिक वेरियस वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं अपने कॉलेजेस में CRO यूज़ करते हैं। स्टूडेंट एक CRO का जो आविष्कार हुआ था वो 1897 में किया था। कौन से वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था CRO का? पहले तो CRO की फुल फॉर्म पूछते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRO? C मीन कैथोड, R मीन रे, O मीन ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप होता है, O मीन ऑसिलोस्कोप। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRO? Cathode ray oscilloscope. It was discovered in the year 1897 and name of scientist who discovered it was Carl Ferdinand. CRO का डिस्कवरी किसने की थी? KARL, कार्ल फर्डिनांड। 1897 में CRO की डिस्कवरी हुई थी कार्ल फर्डिनांड के द्वारा। और एक CRT होता है, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। CRT CRO नहीं है, CRT इज नॉट CRO, CRT इज पार्ट ऑफ CRO, प्लीज रिमेंबर। खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ CRO में एक CRO की चैसी होती है, उस चैसी के ऊपर कई सारे पोर्ट्स होते हैं। मेन जो एक तो इंटेंसिटी का पोर्ट होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन के स्पोर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। एक उसकी चैसी के ऊपर फोकस का नोब होता है, उसको हिलाने से हम इलेक्ट्रॉन की स्पोर्ट को वेल डिस्टिंग्विश, वेल फोकस एक हम कर लेंगे। और एक और पोर्ट होता है, वो होता है वोल्टेज का पोर्ट होता है, नोब होती है। एक होती है टाइम स्विच की नोब होती है। तो वोल्टेज का नोब में ब्रैकेट में लिखा होता है वोल्ट पर डिवीजन, और टाइम के पोर्ट पे ब्रैकेट में लिखा होता है सेकंड पर डिवीजन। तो मैं व्हाट इज यूज ऑफ दिस वोल्टेज नोब एंड व्हाट इज यूज ऑफ दिस टाइम
पोर्ट, इन दोनों पोर्ट का यूज कैसे करते हैं भाई? जब हम इस पोर्ट को वोल्टेज के पोर्ट को यूज करते हैं तो क्या होता है बाई चेंजिंग पोर्ट ऑफ वोल्टेज, गेन ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर विल चेंज। रिमेंबर, दोबारा फिर सेंटेंस रिपीट कर दूं, बाई चेंजिंग पोर्ट ऑफ वोल्टेज gain of vertical amplifier will change, and when gain of vertical amplifier will change then amplitude change। सिग्नल का क्या क्या होता है? सिग्नल की दो चीजें होती है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा, कौन से पोर्ट से चेंज होगा? आंसर इज वोल्टेज के पोर्ट से सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। दूसरा, अब बारी आती है टाइम पोर्ट, और जब हम टाइम नॉब का जो टाइम नॉब बोल दो या टाइम का पोर्ट बोल दो, जो भी है, जब उस नॉब को हम चेंज करते हैं, घुमाते हैं, तो फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिर टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होते हैं। और साथ स्टूडेंट, सीआरओ के ऊपर, सीआरओ जो है एक आउटपुट मेजरमेंट डिवाइस है, सीआरओ वोल्टेज को भी मेजर करता है, सीआरओ फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, और सीआरओ के ऊपर लिखा होता है कई बार 20 मेगाहर्ट्ज। ये सीआरओ के ऊपर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने ऊपर लिखा होता है 20 मेगाहर्ट्ज। ये 20 मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब मैं सीआरओ से जो सिग्नल की, सीआरओ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी, 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेगाहर्ट्ज मेज़र कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेज़र नहीं कर सकता। जो भी हम सिग्नल को डिस्प्ले करते हैं सीआरओ के ऊपर, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 20 मेगाहर्ट्ज तक का ही सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, क्योंकि सीआरओ एक आउटपुट मेजरमेंट डिवाइस है। मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर भी आउटपुट मेजरमेंट डिवाइस है, और सीआरओ भी आउटपुट मेजरमेंट डिवाइस है। सीआरओ से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? अभी मैंने बताया था 2 पोर्ट होते हैं, वोल्टेज के पोर्ट से हम एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे, और टाइम के पोर्ट से हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, आपने फर्स्ट ईयर में सीआरओ डिटेल में पढ़ा था, तो सीआरओ में ये क्वेश्चन अक्सर, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बीएच कर्व का एक्सपेरिमेंट आता है, और सेकेंड ईयर में भी सीआरओ यूज होता है। CRO is used in engineering classes and in UG classes। CRO का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन ऑफ टाइम बेस्ड सर्किट इन CRO। ये क्वेश्चन व्हेन आई वाज स्टूडेंट तब भी ये क्वेश्चन बहुत आता था, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टाइम बेस्ड सर्किट। CRO में टाइम बेस्ड सर्किट का रोल क्या है? व्हाट डज रोल प्ले टाइम बेस्ड सर्किट इन CRO? तो आंसर है इसमें 2-3 लाइन्स ही आप बोल दीजिए, मुझे लगता है कि बहुत है। टाइम बेस्ड सर्किट provides horizontal motion। the word horizontal motion is important। स्पोर्ट किसका है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का। CRT की स्क्रीन पे हम इलेक्ट्रॉन के स्पोर्ट को हम देखते हैं। टाइम बेस्ड सर्किट क्या प्रोवाइड करेगा? उस इलेक्ट्रॉन के स्पोर्ट को हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करता है, तो टाइम बेस्ड सर्किट करता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, and this spot of electron deflects according to the applied signal। जिस सिग्नल को भी आपने डिस्प्ले करना है वो हम वाई प्लेट पे देते हैं। अप्लाइड सिग्नल इज ऑलवेज गिवन टू वर्टिकल प्लेट्स। आपको पता होगा सीआरटी में सेट ऑफ प्लेट्स भी होती है, एक्स प्लेट्स होता है, वाई प्लेट्स होती है, पेयर ऑफ एक्स प्लेट इज देयर, पेयर ऑफ वाई प्लेट इज देयर। अप्लाइड सिग्नल, जिस सिग्नल को भी डिस्प्ले करना है, द सिग्नल टू बी डिस्प्लेड इज ऑलवेज गिवन टू द वर्टिकल प्लेट्स, सो दैट vertical motion of spot of electron is there, but for horizontal motion of spot we always use time based circuit या time based generator, जिसका दूसरा नाम है सो टूथ जनरेटर। आपके एक बच्चे ने मुझे कहा ये तो टाइम बेस्ड जनरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं, वोल्टेज वाई एक्सिस के अलोंग, टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ स्पॉट इज आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम भी एक्स एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रॉन की स्पॉट की मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग, सो इसीलिए इसको टाइम बेस्ड जनरेटर बोला। सो टूथ जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर एक ही बात है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। घरों में कई डिवाइसेस होती है, फैन होता है, हीटर होता है, प्रेस होती है, हमें यही नहीं पता, टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, और सेलुलर फ़ोन है, सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हमें ये नहीं पता इनमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिकल में है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगी। और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। Electrical device uses electricity to convert energy from one form to another form। ये इम्पोर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होगी वो डिवाइसेस होगी जो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। उदाहरण के तौर पे घर में फैन इस वक्त चल रहा है, तो फैन जो है डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। फैन में इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी है, तो फैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं। नंबर 2 हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट हीट एनर्जी है, तो इसका मतलब हीटर किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं। तीसरा बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इसका मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट लाइट एनर्जी। बल्ब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। प्रेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो प्रेस भी एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेस भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे घर में कलर टेलीविजन है या टीवी है, टेलीविजन, रेडियो में आप देखते हैं आपको रेडियो ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी सम इंफॉर्मेशन, टू कैरी सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जहाँ पे जगह नहीं थी लिखनी, लिख लेना प्लीज। What are electronic devices? Electronic devices are those devices which will use electricity to carry some meaningful information. That meaningful information may be in form of only audio. That meaningful information may be only in form of ऑडियो एज वेल एज विजुअल। जैसे टीवी में ऑडियो आवाज़ भी आती है, टीवी में फोटो भी आती है, टेलीविज़न में दोनों चीज़ें होती है, ऑडियो भी होती है, विजुअल भी होती है। इसको ना टेलीविज़न में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बोथ विजुअल एज वेल एज ऑडियो, बट इन केस ऑफ रेडियो इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। तो रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सेलुलर फोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैं एक बात जाते जाते बता दूं, CRO में आपने अगर CRO ध्यान से देखा हो, CRO का पूरा एक फ्रंट पैनल आपने देखा हो, तो CRO के फ्रंट पैनल में टाइम बेस्ड जो स्विच होता है, डिविजन्स तो होते ही हैं, लेकिन आगे में एक जो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एक XY मोड आता है टाइम बेस स्विच को। जब XY मोड पे टाइम बेस स्विच को रख देते हैं तो उस वक्त ये जो टाइम बेस सर्किट है या सॉटूथ जनरेटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्लीज ध्यान दें। BH कर्व में जब हम बच्चों को BH कर्व का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो हम स्पेशल कहते हैं बेटा टाइम बेस स्विच को XY मोड पे रखिए। उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से कि टाइम बेस स्विच को XY मोड में रखो? उसका एक ही मतलब है कि उस वक्त जो टाइम बेस सर्किट CRO के अंदर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब भी टाइम बेस के स्विच को या पोर्ट को या नॉब को, जब भी टाइम बेस के स्विच को या नॉब को या पोर्ट को XY मोड पर रखेंगे उस वक्त जो सॉटूथ जनरेटर है या टाइम बेस जनरेटर है या टाइम बेस सर्किट है वो इंटरनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं अगर टाइम बेस पोर्ट जो है वो XY मोड पे ना रख के और किसी डिवीजन पे हो फिर तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मल्टीमीटर जो है डिजिटल मल्टीमीटर भी बता दूं, डिजिटल मल्टीमीटर का दूसरा नाम होता है मल्टीमीटर। को मल्टीमीटर क्यों बोला? क्योंकि मल्टीपर्पज डिजिटल मल्टीमीटर की जो नॉब होती है, फंक्शन नॉब जो होती है, उसको अगर मैं ओम पे रखूं तो ओम मीटर बन जाएगा, वोल्ट पे रखूं वोल्ट मीटर बन जाएगा, एम्पियर पे रखूं एम मीटर बन जाएगा। और डिजिटल मल्टीमीटर, लेकिन आपको पता है एक वोल्ट मीटर होता है, एक एम मीटर होता है। व्हाट इज आइडियल एमीटर? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर वो सबसे अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, एमीटर वो सबसे अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो। आइडियल तो मिलता नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर इजियर सेड देन डन। आइडियल तो स्टूडेंट भी नहीं होता, आइडियल टीचर भी नहीं होता। ऐसे तो आइडियल डायोड की भी बात करते हैं। व्हाट इज आइडियल डायोड? आइडियल डायोड इज ए डायोड whose resistance in forward bias is 0, whose resistance in reverse bias is infinity. You know all these things. तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब एक होता है VTVM. What is full form of VTVM? वैसे by the way student, what is full VTVM? हमारे टाइम में VTVM यूज होता है। समय बीतता गया, जो चीज़ें डिस्क्रीट डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर आ गए, CRO आ गया और मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर आ गए।
और उस वक्त तो VTVM यूज़ होते थे। VTVM की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, बहुत ही महंगा इंस्ट्रूमेंट VTVM। और वोल्ट मीटर भी होता है। वोल्ट मीटर आपने कॉलेजेस में वोल्ट मीटर यूज़ करते हो, वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ह्यूज होता है, वेरी लार्ज। जिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वो जो है सबसे बढ़िया होता है। तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर इज बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर वी यूज इन कॉलेजेस लैब। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज के प्रैक्टिकल का और मैंने CRO का ये मेन क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है और CRO में कौन से पोर्ट यूज़ कर दिए, टाइम बेस्ड स्विच को XY मोड पे कब रखना है उसका क्या मतलब होता है। दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि CRO में रीडिंग्स कैसे लेते हैं। थैंक यू सो मच।